सर ने एक बात कही थी, डायरी पेन कितनों के साथ है, ये पूछा था। उन्होंने कहा बस इतने ही लोग लाए हैं। हम पता है क्यों नहीं लाते डायरी पेन, हमें ये पता लग गया इतने साल से मीटिंगें सुन रहे हैं, अब क्या मुझे नया नया सीखना, जो है वही तो पूरा हो नहीं रहा, जो सीख लिया वही पूरा नहीं जा पा रहा। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। इसको इंग्लिश में एक शब्द लाइन कही गई है, परफेक्शन इज द पैरालाइसिस। जो आदमी ये कहता है मैं सब जानता हूं, तो समझ लो उसको दिमाग का लकवा लग गया। जो सब जानता है, कहा जाता है वो कुछ नहीं जानता। जैसे इसको ऐसा समझते हैं, यहाँ टीचर है, कोई टीचर है, काफी टीचर, इनको कहा जाए अदालत में इसका केस लड़ो, जबकि एक मास्टर है, ये कहेंगे यार ये काम नहीं होगा। क्यों? इनको वकालत का ज्ञान नहीं है। अब मान लो इनको वकालत का भी ज्ञान हो, इनको एक हॉस्पिटल में जाके कहा जाए इसका ऑपरेशन करो, वो ज्ञान इनको नहीं है। मान लो वो भी हो, इनको एक नदी पे जाके कहा जाए इस पे एक ब्रिज बनाना है। इसका अर्थ क्या है? आदमी एक जिंदगी में सब नहीं सीख सकता, ये पूरी जिंदगी सीखने का ही प्रोसेसिंग है। और जब तक आप सीखते रहोगे, आप हर सीढ़ी आगे चढ़ते जाओगे। हम अपना बताएं, हमारे साथ कभी कोई रॉयल्टी और टेक्निकल भी बैठता है कई बार सफर में, तो वो कोई नई चीज बताता है और हम उनको बोलते हैं यार ये हमने पहली बार सुना। कुछ तो सीखने को मिलता है। जो कहता है मैं सब जानता हूं, उसका आज हाल समझ ले क्या होता है। क्योंकि ये गलत फहमियां बहुत लोगों को हो गई। एक गुड़गांव जैसा एक बहुत बड़ा एरिया था, बहुत पुराने समय की बात है, वहां एक बहुत धनढ़ व्यक्ति रहते थे। एक दिन उन्होंने पूरे एरिया को इकट्ठा किया, बोले भाइयों आप मेरे से कुछ भी पूछ लो, मैं हर चीज का जवाब दूंगा, क्योंकि मैं सब जानता हूं। तो कुछ ने कहा सेठ जी हमने तो सुना एक जिंदगी में सब नहीं जाना जाता। बोले मैं जानता हूं ना, आप पूछो जिसको जो सवाल पूछना। तो एक व्यक्ति ने कहा चलो पूछ लें, समय भी खराब होगा, हर व्यक्ति सवाल पूछेगा, पर आप अगर जवाब नहीं दे पाए तो उन्होंने कहा, धनढ़ व्यक्ति थे, बोले मैं उसको 50,000 इनाम दूंगा। अब उस समय का 50,000 आज का 50 करोड़। तो लोग बड़े खुश हो गए, बोले सेठ जी पक्का दोगे? बोले हाँ वादा कर रहा हूं, पर मैं दूंगा तभी जब मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो लोगों ने सोचा सवाल तो पूछो, तो कुछ लोगों ने उल्टे सीधे सवाल पूछे। क्यों पूछे? ताकि सेठ जी कह दे ये मैं नहीं जानता, और ये कह दे तो इनाम है। तो सेठ जी हर बात पे एक ही बात बोलते थे, ये सब मैं जानता हूं। तो आखिरी में एक आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर ने हाथ खड़ा किया। अब आप कहोगे उस समय आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब वो नहीं कि आरसीएम कर रहा था। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब है वो ये जानता है, समझदार डिस्ट्रीब्यूटर, एक जिंदगी में सब नहीं जाना चाहता। उसने कहा सेठ जी मेरे भी 4 सवाल हैं, उत्तर मिलेगा? उन्होंने कहा मैंने पूरे एरिया का दिया है तो तुम्हारा भी देंगे। बोले नहीं दे पाए, बोले इनाम है, सबके सामने वादा किया है, पूछो क्या है तुम्हारे सवाल। तो उसने कहा मेरा पहला सवाल, आज के 20 साल पहले तुम्हारे दादाजी का देहांत हो गया, तुम जानते हो? बोले मेरे दादाजी का देहांत हुआ, मैं ही जानूंगा और कौन जानेगा, मैं जानता हूं। दूसरा सवाल, उस समय तुम्हारे पिताजी ने 200 गांव के लोगों को बुलाकर मृत्यु भोज में उनका भोजन कराया, आप जानते हो? बोले हाँ ये भी मैं जानता हूं। तीसरा सवाल, बोले उस समय तुम्हारे पिताजी ने 1 लाख रुपए खर्च किए, जबकि तुम्हारे पिताजी की स्थिति 1 लाख खर्च करने की नहीं थी, फिर भी कर दिए, ये बात तुम जानते हो? बोले हाँ ये भी मैं जानता हूं। आखिरी सवाल, उस समय तुम्हारे पिताजी ने मेरे से 50,000 रुपए उधार लिए थे, तुम जानते हो? क्या
कहते नहीं जानता तो शर्त लगी हुई है। तो जो सब जानता है हर हाल में फंसता है। लेकिन हम सब अच्छे स्टूडेंट हैं, सब सीखने के लिए आए हैं। तो आज हम समझते हैं आरसीएम क्या है, बाकी दुनिया क्या है, क्यों आरसीएम करना चाहिए, बाकी में क्या समस्या है। शब्द यही है इंपॉर्टेंट, क्यों। एक होता है कैसे। इन दो शब्दों पर पूरी दुनिया चलती है। गुड़गांव वालों ध्यान से समझना, हमारी जिंदगी में इन दो शब्दों का ही गेम है। काम क्यों करना है, काम कैसे करना है। जॉब क्यों करना, जॉब कैसे करना। खेती क्यों करनी, खेती कैसे करनी। दुकान क्यों करनी, दुकान कैसे करनी। फैक्ट्री क्यों चलानी, फैक्ट्री कैसे चलानी। आरसीएम कैसे करना, आरसीएम क्यों करना। आपने एक रेशो सुना है भारत में 80 और 20? क्या बोलते हैं उसको, अमीरी गरीबी। क्या है अमीरी गरीबी का रेशो? 80% लोग गरीब हैं, 20% अमीर है। ये भी इन्हीं दो शब्दों का खेल है। ये 20 है, ये 80 है। ये भी इन्हीं दो शब्दों का खेल है। आदमी गरीब वो है जो सिर्फ ये जानता है काम कैसे किया जाए। अमीर वो बनता है जो जानता है काम क्यों करना चाहिए। तो क्यों बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, यहां आना चाहते हो 20% में? गुड़गांव वालों फार्मूला दे, कुछ नहीं करना, यहां से निकलो, यहां घुस जाओ। कितनी देर लगी? एक सेकंड लगा। क्या लगता है आसान गेम है? आसान नहीं है, संभव है। चाहो तो किया जा सकता है, करने वालों ने किया, यहीं से लोग यहां पहुंचे। लेकिन वो आपका क्यों क्लियर होना चाहिए। गौतम अडानी जी को कितने लोग जानते हैं? आप उनका थोड़ा सा पुराना इतिहास निकालो। साइकिल पे भंगार बेचते थे। अभी हम कच्छ भुज सेमिनार करने गए 2 साल पहले, पहली बार ही गए थे हम। तो अभी आपको पता है हमारी जो शॉप है उसका नाम गुरुकुल में सेवा केंद्र हो गया है ना। पहले वंडर वर्ल्ड कुछ अलग बोलते थे। तो वहाँ एक प्राइम सेवा केंद्र खुला हुआ है और वो अरबपति व्यक्ति है, धनाढ्य व्यक्ति है। उन्होंने खोला है, डेयरी वेरी का बड़ा काम है उनका। लेकिन वो इस अभियान से बहुत प्रभावित हुए कि ये लोगों के भले का काम है। तो हमसे बोले, चौधरी साहब तुम्हें वो जगह दिखा के लाऊं जहाँ अडानी जी चाय पिया करते थे और साइकिल से आया करते थे। तो हमने कहा देख ले, समय तो है अभी हमारे पास, ट्रेन तो रात को थी। तो अपनी कार से ले गए, वहां से 12-13 किलोमीटर था। तो चाय की दुकान थी, उस समय टीन सेट था, भी उसने आरसीसी डाल दिया। उसके बाहर अभी तो चेयर डाल दी, लेकिन पहले पत्थर के ऊपर एक लंबा पत्थर था जिस पे वो उसने आज तक नहीं हटाया। तो हमसे बोले उस पत्थर पर बैठकर पिया करते थे, साइकिल से आया करते थे। और मैंने भी यहाँ कई बार चाय पी है और मैं उन्हें बैठे हुए पीते हुए देखता था। फिर हमसे बोले उस जगह बैठना चाहते हो क्या? तो हमने कहा खाली पड़ी है तो बैठ ही जाए, कुछ एलर्जी हो सकता है, उसको फर्क पड़ेगा, संगत का असर पड़ता है। तो हम उस जगह भी बैठे। तो हमने उनसे कहा ये कितनी पुरानी बात है। बोले बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, मैंने अपने आंखों से प्रत्यक्ष देखा। अब देखना, वो साइकिल से आते थे और दुकान में टीन सेट था, तो दुकान की वैल्यू तो ज्यादा थी उनसे। वो चाय वाले ने भी आरसीसी डाल दिया, केवल इतना ही डेवलप हुआ है। और वो कहां पहुंच गए साइकिल से? प्लेन से, पर्सनल से पैर नहीं उतारते। तो क्या हुआ, दोनों सामने हैं, थे पहले दोनों यही। वो चाय वाला अभी भी यही है। ये बात अलग है, कुछ चाय वाले दिल्ली आ जाते हैं
और वो तो वही है। लेकिन अडानी जी तो यहां आ गए। यानी गेम संभव है, लेकिन आपका अगर क्यों क्लियर है। आरसीएम में हर बड़ी सफलता आपको मिल सकती है, लेकिन ये बहुत क्लियर होना चाहिए। तो आज इसको समझे थोड़ा। अगर ये क्लियर है और समझना उस चीज को बहुत गहराई से, हम गारंटी लेते हैं आरसीएम में आज ज्वाइन होने वाला व्यक्ति 3 महीने में रॉयल्टी जा सकता है बड़ी आसानी से। क्लियर होना चाहिए क्यों। वो इस मीटिंग में हो, अगली में हो, या हो गया हो, ये कुछ नहीं कह सकते। समझे थोड़ा इसको। आज एक 28 साल के प्रोफेसर थे, पिताजी उनके सरकारी टीचर थे, माताजी प्राइवेट टीचर थी। 28 साल की उम्र में उनकी सगाई तय हुई, 2 साल बाद शादी हो गई। पत्नी घर आई, 20-25 दिन बाद उन्होंने पत्नी से पूछा कहां तक पढ़ी हो। तो पत्नी का जवाब था ये पढ़ाई क्या होती है। तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा, बोले इसका मतलब अनपढ़ है। अच्छा, कोई टीचर, माताजी टीचर, मैं प्रोफेसर, ये अनपढ़ तो कहीं रिश्तेदारी में जब परिचय होगा तो इसको तो बड़ी गिलानी महसूस होगी, शर्मिंदगी महसूस करेगी। तो उन्होंने पूछा तुम पढ़ी नहीं। बोले नहीं, मेरे पिताजी ने भी कहा, पर मैं शुरू से पढ़ने में इंटरेस्टेड थी, मैं पढ़ना भी नहीं चाहती। बोले अब पढ़ लो, कुछ नहीं बिगड़ा। जैसे आपका दोस्त रिश्तेदार मिलता है, जब आप कहते हो तुम्हें नहीं किसी ने आरसीएम बताया, हाँ बताया था, मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया। बोले अब ले लो। पर वो अंदर से क्यों तो क्लियर हो। तो पत्नी ने क्या कहा, बाबूजी, बाबूजी नहीं, बाबूजी, बाबूजी निवेदन है आपसे, हाँ कोई इमरजेंसी है, थोड़ा बाहर, कोई बात। तो क्या कहा पत्नी ने, मैं पढ़ना नहीं चाहती। उन्होंने कहा तुम भविष्य नहीं जानती। जैसे आप भी अपने दोस्त रिश्तेदार को कहते हो ना कि तुम इसका भविष्य नहीं जानते, तुम्हें अभी ये बड़ा नॉर्मल लग रहा है। तो उन्होंने समझाया देखो, कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो पढ़ो कि मैं घर में नहीं हूं, तुम्हें अपने महके जाना है, तो ये बस कहां से कहां जाएगी। तो आप भी कुछ लोगों को बोलते हो चलो तुम्हें रॉयल्टी टेक्निकल नहीं बनना, स्वास्थ्य के लिए तो कर लो। तो उन्होंने कई तरह से समझाया, लेकिन पत्नी हर बार एक ही बात बोलती थी, मैं नहीं पढ़ना चाहती तो नहीं पढ़ना चाहती, आप मेरे को प्रेशर मत करो। लेकिन वो बार बार बोलते थे। बोले तुम्हें क्या शर्म महसूस हो रही है, मेरी माँ से पढ़ लो, माँ भी मेरी टीचर है। माँ से शर्म आती है, मेरे से पढ़ लो। ज्यादा शर्म आती है रूम में बैठ के पढ़ लेंगे, और ज्यादा शर्म आती है रूम बंद करके पढ़ लेंगे, पर तुम पढ़ो, भविष्य नहीं जानती तुम। लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं। तो एक दिन उन्होंने थोड़ा पति वाला रूप दिखाया, प्रेशर में आए, तो पत्नी को भी गुस्सा आ गया। बोले ज्यादा पढ़ाई की बात की तो मैं 10 दिन का इकट्ठा भोजन बनाऊंगी, 10 दिन कोई खाना, अगर दोबारा पढ़ाई का नाम लिया। तो वो चुप हो गए, जिंदगी निकाली, झगड़ा क्यों करना। उन्होंने कहा ठीक है, पर अंदर तो भाव चल ही रहा था, क्या पढ़नी चाहिए। आपके भी अंदर चलता है आखिरी तक, रिश्तेदार और दोस्त के लिए। बोले यार ये समझ ही नहीं रहा, मैं इसको बार बार बोलता हूँ, ये गुस्सा करता है। तो ऐसे ही कई बार आपका दोस्त और रिश्तेदार भी कहता है, जब आप बार बार कहते हो, वो कहता है ना दोबारा नाम लिया फोन नहीं उठाऊंगा। तो फिर आप कहते हो तू फोन उठाना, मैं बात नहीं करूंगा, पर अंदर भाव तो रहता ही है। फिर कभी वो मिलता है ना 3-4 महीने बाद, तो आप कहते हो मैंने वादा किया है नाम तो नहीं लूंगा, पर एक बार फिर भी विचार करना। क्योंकि अंदर तो चल ही रहा है यार, समझ नहीं रहा। देख लिया, पत्नी जब क्रोधित हो जाती थी तो उन्होंने कहना छोड़ दिया, और अंदर एक इच्छा थी ये पढ़नी चाहिए। कुछ समय बाद उनके 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए, एक बेटा एक बेटी। जब ये बच्चे 10 साल के हो गए, उन्होंने उनको अच्छा पढ़ाया, प्रोफेसर थे, दादी भी पढ़ाती। तो एक दिन उन्होंने अपने बच्चों से कहा बेटा एक बार तुम भी अपनी माँ से बात करो।
क्योंकि माँ बच्चों से अटैच रहती है, कहना मानती है, प्यार भी करती है। तो एक बार तुम अपने हिसाब से समझाओ। तो एक दिन उन बच्चों ने बैठ के अपनी माँ से कहा, माँ तुम जानती हो इस घर में तुम्हारे अलावा सब पढ़े लिखे हैं, क्या ये बात तुम जानती हो? तो माँ ने कहा, मैं तो ये भी जानती हूँ, ये बात तुम्हें बताई किसने? बच्चे चुप गए। तो बच्चों ने कहा, माँ पढ़ना चाहिए, नाम नहीं लेना। तुम्हारे पिताजी ने 10 साल बहुत मेहनत की और तुमने अगर पढ़ाई का नाम मेरे से लिया, मैं तुम्हें अभी बोर्डिंग भेजूंगी। मेरी इच्छा है 10 साल बाद भेजूंगी, जब 20 साल के हो जाओगे और तुम्हें भी लगता है मेरे हाथ का भोजन अच्छा नहीं लगता, मैं अभी भेजूंगी। तो बच्चों ने अपने पिता को कहा, पिताजी माँ से पढ़ाई का नाम नहीं है, पर उनके अंदर तो चल ही रहा है। अब माँ होगी 40 साल की और समय निकला, बच्चे जब 20 साल के हो गए, बच्चे बोर्डिंग भेज दिए गए, माँ होगी 50 साल की। अचानक एक दिन प्रोफेसर साहब अपने घर आए, आती बोलते हैं पत्नी को, मेरा बैग तैयार करो, मैं 20 दिन के लिए भारत सरकार की ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ 200 किलोमीटर दूर शहर से। तो पत्नी को थोड़ा शक हुआ। पत्नी ने कहा, आप 1 दिन के लिए बाहर जाते हो, मेरे को 3 दिन पहले बताते हो, 20 दिन के लिए जा रहे हो, अचानक कपड़े पैक कर दो। तो उसको शक हुआ, पर वो कुछ बोली नहीं, चुप रही। प्रोफेसर साहब चले गए। 2 दिन बाद एक 27 साल की बहुत सुंदर महिला प्रोफेसर साहब के घर आई। उसने बेल बजाई, दरवाजा खुला, उसने कहा, साहब है? साहब नहीं है। कहाँ गए? 200 किलोमीटर दूर भारत सरकार की ट्रेनिंग पे। कब आएंगे? 20 दिन बाद आएंगे। कब गए? 2 दिन पहले गए। उसने कहा, कल तो मार्केट में मिले थे, आज मिलने का वादा किया था, कल साथ में चाय पी, आज नहीं मिले तो मैं ढूंढते ढूंढते घर आई। अब उस पत्नी को जो शक था वो उसका विश्वास में बदल गया, लेकिन फिर भी वो कुछ बोली नहीं, चुप रही। चलते समय उस महिला ने अपने पर्स से एक चिट्ठी निकाली, प्रोफेसर साहब की पत्नी को देते हुए कहा, साहब जब भी आए ये चिट्ठी उनको दे देना और उनसे कहना अकेले में ही पढ़े और तुम में से कोई मत पढ़ना। अब उसका विश्वास और पक्का हो गया। अब वो तो चली गई। अब उस पत्नी के मन में 2 विचार आए, देखना क्यों में कितनी ताकत होती है और ये कब क्लियर हो जाए कह नहीं सकते, और जिस दिन क्लियर हो जाए उस दिन ये चमत्कार कर सकता है। अब उस पत्नी के मन में 2 विचार आए। पहला, पड़ोसी पढ़े लिखे हैं, इनसे पढ़वा लो। फिर उसको लगा इस चिट्ठी में कुछ गलत लिखा हुआ तो मेरे पति की वैल्यू हमेशा के लिए पड़ोस में खत्म हो जाएगी। फिर दूसरा विचार आया, बच्चों से बुलवा के पढ़वा लो, घर की बातें घर में रहेगी। फिर उसको लगा अगर इस चिट्ठी में कुछ गलत लिखा हुआ तो पिता की वैल्यू बच्चों के अंदर खत्म हो जाएगी। तो उसने वो चिट्ठी चुपचाप अपनी अलमारी में कपड़ों के नीचे छिपा दी, अलमारी लॉक कर दी। बच्चों को फोन किया, बेटा घर आ सकते हो क्या? बच्चों ने कहा, माँ अचानक? नहीं तुम पहले बताओ घर आ सकते हो क्या? बच्चों ने कहा, माँ काम हो तो बताओ। नहीं तुम बताओ आ सकते हो क्या? तो उन्होंने कहा, माँ 2 दिन की छुट्टी है, 2 दिन बाद एग्जाम है, बहुत इमरजेंसी हो तो आ जाएंगे। हाँ इमरजेंसी है। माँ काम? नहीं तुम घर आओ पहले। बच्चे एकदम भागे भागे घर आए। माँ क्या हुआ? बोले बेटा मैं पढ़ना चाहती हूँ। अब उसका क्यों 50 साल में क्लियर हुआ, और ये अंदर से ही हुआ। बाहर से तो बच्चों ने भी कहा, सासू माँ ने भी कहा, पति ने तो बहुत कहा, नहीं मानी वो। क्यों? इतनी पावरफुल चीज है। तो बच्चों ने कहा, माँ अचानक? हाँ इच्छा है मेरी। बोले माँ इतने साल से तो? हाँ जब नहीं हुई। अच्छा वो क्यों पढ़ना चाहती थी? उसे वो चिट्ठी पढ़नी थी, उसका क्यों क्लियर था। तो बच्चों ने कहा, माँ कोई काम हो तो हम पढ़ दें। नहीं मैं खुद पढ़ूंगी। अरे माँ इस उम्र में पढ़ाई? हाँ पढ़ना है। तुम बताओ पढ़ाओगे? बोले माँ हम तो नहीं पढ़ाएंगे, 2 दिन बाद एग्जाम है।
अब हमारे पास समय नहीं, जब हमने कहा था तुम पढ़ी नहीं, तो हम तो जा रहे हैं। पिता से पूछो, बहुत बोलते थे रूम बंद करके पढ़ाऊंगा, उनको लगाओ फोन, उनको लगाया, उन्होंने कहा सरकार की जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, जब मेरे पास कम थी अब मैं भी नहीं पढ़ा सकता। उन्होंने कहा माँ को समझाओ, 50 साल की उम्र में पढ़ाई होती है। तो बच्चों ने कहा माँ पापा नाराज हो। नहीं नहीं, कोई नाराज नहीं, पढ़ूंगी तो पढ़ूंगी। क्यों, उसका क्यों क्लियर था। तो बच्चों ने कहा माँ पिताजी तो नहीं पढ़ाएंगे, हम भी नहीं पढ़ाएंगे, तो बेटा मेरी कोचिंग लगवाओ। अरे माँ तुम्हें हो क्या गया, कुछ नहीं हुआ, पढ़ना है। तो माँ एग्जाम का टाइम है, घर कोई पढ़ाने नहीं आएगा। हाँ मैं पढ़ने जाऊंगा। माँ 3 किलोमीटर दूर है, आने जाने में रोज 6 किलोमीटर, तुम्हें स्कूटी भी चलानी नहीं आती। हाँ मैं पैदल जाऊंगी। इतना मजबूत क्यों, अगर होगा चमत्कार हो सकता है। तो बच्चों ने बात की, माँ का कोचिंग लग गया। अब उसका क्यों क्लियर था, मजबूत था, तो इंटरेस्ट ज्यादा था। 16 दिन में पढ़ना सीख गई। 16 दिन में, 3 महीने में रॉयल्टी आता है अगर क्यों क्लियर हो तो। और क्या पढ़ना सीख गई, ये क्या लिखा है, और उसको उतने की जरूरत थी। साइंस में तो नहीं पढ़ा उसने, ये क्या लिखा है। 16वें दिन जब पढ़ना सीख गई, बड़ी खुश हुई, क्योंकि उसी रात को पति देव आने वाले थे, 18वां दिन था। बड़ी खुश, एक्साइटेड, भागी भागी घर गई, अलमारी खोली, कपड़ों के नीचे से वो चिट्ठी निकाली, फिर उस चिट्ठी को खोला, और उस चिट्ठी में लिखा था ये सब नाटक तुम्हें पढ़ाने के लिए किए गए। ये नाटक है, क्या लगता है ये नाटक ये हर महीने करनी है। हमें कहाँ से बुलाया गया, आपको कहाँ से बुलाया गया, लेके आओ, लोगों को लेके आओ, क्यों, बोले नाटक होगी है। और इस नाटक के बगैर आप आरसीएम को समझ नहीं सकते, समझ नहीं सकते। बहुत लोग आपको कहते हैं, जब आपके सीनियर कहते हैं मीटिंग में लोगों को लाओ, वो कहेंगे अरे सर वो रिश्तेदार है, थोड़े अमीर हैं, थोड़ी व्यस्तता ज्यादा है, वो मीटिंग में टाइम नहीं दे सकते। मैं उनको घर ही समझा दूंगा, घर में प्रोफेसर साहब की पत्नी नहीं समझी, यही जगह है। और ये जितने भी सीनियर हैं इनको पूछना, इनका विजन इसी माहौल में क्लियर हुआ है। जितने भी इनको भले आरसीएम कहीं भी समझाया गया, क्लियर मैटर यही हुआ। इस नाटक में आना ही पड़ेगा और लाना ही पड़ेगा। अब प्रश्न आता है, आरसीएम के अलावा बाकी चीजें खराब है क्या?